नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये तीसरी वीडियो होने जा रही है। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। और अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, मानस मंथन जिसे अंग्रेजी में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं का अर्थ है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इसे मानसिक उद्वेलन भी कहते हैं, यानी कि समस्या का समाधान करने के लिए मानसिक उद्वेलन किया जाता है। तो इसका अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ क्या होगा, देखिए, विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। ऑप्शन एक बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब किसी प्रश्न को जब किसी समस्या का हल निकालने के लिए आप ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मानसिक उद्वेलन कर रहे होंगे तो कोई समस्या है तो उसी समस्या से संबंधित विचारों पर ही तो आप विचार करेंगे। कि मान लीजिए जैसे आपको आम के बारे में लिखना है तो आप सेब के बारे में थोड़ी सोचेंगे, आप आम ही के बारे में तो विचार करेंगे। वहीं कहा जा रहा है कि जो आम है यानी जो विषय है उससे संबंधित विचारों के प्रति सजगता ही ब्रेन स्टॉर्मिंग कही जाती है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निगेटिव सेंस में आपसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। वास्तविक परिस्थिति यानी नेचुरल इन्वायरमेंट। भाषा का अर्जन किसे कहते हैं? जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वह माता पिता और परिवार के सदस्यों के द्वारा बोली जा रही भाषा को हूबहू अनुकरण करके सीख लेता है और इसे ही भाषा का अर्जन कहते हैं। यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में वो उस लैंग्वेज को अर्जित किया है। यही बात पहला विकल्प कह रहा है। चूंकि ये पॉजिटिव था इस वजह से उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा देखिए, शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रथम भाषा यानी कि मदर टंग। तो बच्चा मदर टंग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनएक्टिव होकर के सीखता है, वो चीज़ों को अनुकरण कर करके सीख रहा होता है। यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षार्थी की इसमें भी भूमिका है। प्रथम भाषा भले ही वो ग्रामर का नियम नहीं पढ़ा लेकिन एक्टिवली कम से कम लोगों का अनुकरण किया होगा तभी तो सीखा होगा। यानी कि शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर दो भी बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया था। तीसरा देखिए, भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? देखिए, भाषा बच्चों को कोई लैंग्वेज क्यों पढ़ाया जाता है? लैंग्वेज इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए। और अभिव्यक्त करने का जो महत्वपूर्ण साधन है वो कम्युनिकेट करना, इंटरेक्शन करना, अंतःक्रिया करना। इसे ही हिंदी में संप्रेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीन भी बिल्कुल पॉजिटिव था। चौथे विकल्प की बात करें तो देखिए, भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा सीखी जाती है और लिखने से ज़्यादा हम लोग दैनिक जीवन में बोलने का क्रिया करते हैं। तो इस वजह से बोलने पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि लिखने पर। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चार निगेटिव था क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बोलने की जगह पर लिखने को महत्व देना चाहिए। ठीक है, जबकि इसका उल्टा होता है, लिखने की जगह पर बोलने को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चार निगेटिव था, इस वजह से यही उत्तर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा क्या कहलाती है? तो किसी पाठ या फिर अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट समाप्त होने के बाद से टीचर द्वारा बच्चे की ये जांच की जाती है परीक्षा के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, कि बच्चे को उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, उस पर्टिकुलर अवधारणा संप्रत्यय में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बच्चे की समस्या के बारे में जानने के लिए किया जाता है और इसे ही निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक निदानात्मक परीक्षण बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा के उत्पादक कौशल हैं। देखिए, भाषा के कुल 4 कौशल होते हैं। 4 कौशल कौन कौन से हैं? पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। यहाँ तक क्लियर? अब इस 4 कौशल में से 2 कौशल जो होते हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं, जिसे हिंदी में उत्पादक कौशल बोला जाता है, और 2 रिसेप्टिव होते हैं,
यानी रिसीव करने वाले, ठीक है। तो दो प्रोडक्टिव हो गए जिसे उत्पादक बोला जाएगा, और दो रिसिप्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव आपसे पूछा गया है यानी उत्पादक कौशल पूछा गया है। तो देखिए किसी चीज़ को आप प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, बना कैसे सकते हैं, चूंकि यहाँ पे भाषा की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है भाषा को आप बोल करके प्रोड्यूस कर पाएंगे और साथ ही साथ लिख करके प्रोड्यूस कर पाएंगे। और रिसेप्टिव स्किल की जहाँ तक बात है तो किसी ने भाषा बोला होगा तो अगर आपने उसको सुन लिया तो यानी कि रिसीव किया, आपने उसके लैंग्वेज को रिसीव किया, तो सुनने में क्या कर रहे हैं आप, रिसीव कर रहे हैं उसके लैंग्वेज को, तो सुनना जो होता है वो रिसिप्टिव हो जाता है। या फिर कोई लेख लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, अनुच्छेद लिखा है किसी ने, तो आप उस अनुच्छेद को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो जहाँ पर भी रिसीव करने की बात आए या फिर ग्रहण करने की बात आए वो रिसेप्टिव स्किल होगा, और जहाँ पर खुद लिखने की बात आए या फिर बोलने की बात आए वो उत्पादक कौशल होगा। प्रश्न में आपसे उत्पादक कौशल के बारे में चर्चा की गई थी। तो देखिए वाचन और लेखन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाचन और लेखन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर यही प्रश्न में मैं रिसेप्टिव स्किल की बात करता तो इसका उत्तर क्या हो जाता, रिसीव कैसे करेंगे आप, पढ़ करके और सुन करके, तब उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही होता रिसेप्टिव स्किल के कंडीशन में। लेकिन ये प्रोडक्टिव स्किल पूछा गया है, इस वजह से वाचन और लेखन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का क्या उद्देश्य है। तो पहला विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना। ये बिल्कुल सही होता है, बच्चों के पुस्तक को आकर्षित बनाया जाता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा क्यों। दूसरा दिया गया पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना। तो जाहिर सी बात है जब रंगीन होगा तो आकर्षित होगा ही होगा, तो ये वाला विकल्प कहीं ना कहीं इसमें पहले से इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये संकुचित था, इस वजह से ये गलत हो गया दूसरा वाला। चौथा देखिए कहानी को समझाना। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों को बच्चों के पुस्तक में केवल कहानी नहीं होता है कि कहानी को ही हमको केवल समझाना है, और भी कविता भी होते हैं, गणितीय संक्रियाएं भी होती हैं। तो केवल कहानी नहीं है जिसे कहानी को समझाना है, उसके गणित के पुस्तक में भी चित्र बने होते हैं, तो उसमें कहाँ कहानी होता है गणित में। तो ये संकुचित था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए विचारों और संकल्पनाओं को समझाना। ये विकल्प बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि गणित में भी चित्र बना था, तो उसको गणित की संकल्पनाओं को समझाने के लिए चित्र दिया गया था, और अन्य सभी विषयों में विचारों और संकल्पनाओं को समझाने के लिए दिया जाता है। अब पहले विकल्प में मैंने स्टार क्यों लगाया था, देखिए पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना। देखिए बच्चों को जब आकर्षित कोई चीज लगती है तो इससे उसमें रुचि उत्पन्न होगा, और रुचि की वजह से उसमें इंटरनल मोटिवेशन उत्पन्न होगा, और उसके वजह से उनका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा। यानी कि यहां पर देख लीजिए विचारों और संकल्पनाओं को समझाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये पहला वाला जो विकल्प था ये तीसरे वाले विकल्प में पहले से इंक्लूडेड है। आकर्षक क्यों बनाया जा रहा है, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाया जा सके, बच्चे को रुचि उत्पन्न किया जाए, फिर मोटिवेशन दिया जाए, इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा, और उसके बाद से उनको संकल्पना और विचारों को समझाने में मदद की जाए, इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर 1 पहले से ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड था, इस वजह से अब ऑप्शन नंबर 1 संकुचित हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है। तो अभी हमने देखा था कि भाषा के कितने कौशल है, 4 कौशल हैं। पहला सुनना जिसे श्रवण बोलते हैं, दूसरा बोलना जिसे वाचन बोलते हैं, तीसरा पढ़ना जिसे पठन बोलते हैं, और चौथा लिखना जिसे लेखन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या सही है आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए कहा जा रहा है कि विद्यालयों को केवल पठन और लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। अगर आपको केवल वर्ड दिख गया किसी भी ऑप्शन में तो आगे आपको पढ़ने या फिर उस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, चूंकि प्रश्न में यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है, इस वजह से केवल वर्ड आने की वजह से ये विकल्प कभी आपका सही होगा ही नहीं, क्योंकि ये निगेटिव सेंस हो जाता है, ठीक है। दूसरा विकल्प देखिए भाषा कौशलों को श्रवण वाचन पठन और लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए। ये बात काफ़ी हद तक सही है कि जो कौशल होते हैं वो एक निश्चित क्रम में आते हैं। देखिए जब बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही वो भाषा को लिखने लगता है, पहले वो सुन रहा होता है, पहले सुनेगा, फिर उसके बाद से वो क्या करता है कि बोलना शुरू करता है। तो देखिए सबसे पहले वो सुना, फिर बोलना शुरू किया, उसके बाद से चीज़ों को, जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं उसको देख करके सिम्बल्स को समझना शुरू करता है, यानी पठन शुरू करता है, और अंत में लिखना शुरू करता है। तो ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी ये आपका उत्तर नहीं होगा, ये संकुचित है। क्यों, आगे आपको पता चलेगा। चौथा देखिए भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो भाषा होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो ये कैसे आएगा, बच्चों को जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करने का अवसर देंगे उतना ही वो बच्चे उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करेंगे। तो यहाँ पर अवसर इंपॉर्टेंट है, ना कि
यहाँ पर नियम इंपॉर्टेंट है, और जबकि विकल्प क्या कह रहा है कि नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसर से अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नियम को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है और अवसर को कम महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जो कि विकल्प निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। देखिए भले ही यहाँ पर दूसरा जो विकल्प था कि सबका क्रम एक तरीके से निश्चित जरूर है, लेकिन जब अधिगम की बात आती है, ये जो कॉन्सेप्ट था ये भाषा के अर्जन से संबंधित था, लेकिन हम ये प्रश्न जो पूछा गया भाषा कौशल के बारे में पूछा गया, यानी कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों को ध्यान में रखकर ही आपको उत्तर देना है। तो पहला वाला जो था वो संकुचित था, केवल और केवल भाषा अर्जन के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। अगर भाषा अधिगम की बात की जाए तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस वजह से ये निगेटिव हो गया। देखिए भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर भाषा को बच्चा जिस प्रकार से नेचुरल इन्वायरमेंट में सीख जाता है, घर के परिवार के सदस्यों को बोलते बोलते देखते देखते, तो वो भाषा का अर्जन हो गया। और जब विद्यालय में ग्रामर के नियमों के अंतर्गत आप भाषा को सीखते हैं तो वो भाषा का अधिगम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि जो इसके सभी कौशल है वो अंतः संबंधित है। अब देखिए स्कूल में जब बच्चा जाता है तो क्या पहले ऐसा है कि सब उसको केवल सुनाया जाता है, फिर उसको बोलने के लिए बोला जाता है, फिर उसको पढ़ने के लिए बोला जाता है और अंत में उसको लिखने के लिए बोला जाता है? नहीं, ये सभी प्रक्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। बच्चा पहली कक्षा में अगर गया है, आज उसका पहला भी दिन है, तो भी उसको लिखने के लिए दिया जाएगा, साथ ही साथ उसको पढ़ने की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। यानी चारों जो कौशल है वो एक साथ प्रैक्टिस कराए जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक सभी से अंतः संबंधित हैं और शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए, यानी कि इन सबको एक साथ पढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका सबसे सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? तो पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो विद्यालय से संबंधित गतिविधियों में या फिर बच्चों के अधिगम में अभिभावकों को सम्मिलित करने का सबसे अच्छा तरीका यही कहा जा रहा है कि होमवर्क है। अन्य भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि पेरेंट टीचर मीटिंग रखी जाती है इसी के लिए, ताकि बच्चे के अधिगम के प्रति जो अभिभावक हैं उनको सजग किया जा सके। तो सर्वश्रेष्ठ तरीका केवल होमवर्क नहीं है, इस वजह से ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है। ये एकमात्र, केवल, एक ही, यही, ये सभी हमेशा निगेटिव सेंस में होते हैं और चूंकि प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। ये काफ़ी हद तक ठीक है कि गृह कार्य देना चाहिए, लेकिन बिना किसी वजह के गृह कार्य देने की बात की गई है। मतलब क्यों गृह कार्य देना चाहिए इसका कारण नहीं बताया गया है, इस वजह से ये निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार एवं अभ्यास होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। और जो तीसरा विकल्प था कि प्रतिदिन गृह कार्य देना चाहिए, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 2 में इंक्लूडेड है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो 3 था वो संकुचित हो गया और ऑप्शन नंबर 2 ब्रॉड हो गया और इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही विकल्प है। अब कैसे, इसको समझिए। देखिए कहा जा रहा है कि गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार, यानी कक्षा में जो आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसको घर पर जब आप होमवर्क करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अभ्यास करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने जो संकल्पना पढ़ी है उसका विस्तार हो रहा है, यानी कि आप उसके डिटेलिंग में जा रहे हैं, उसको और ज़्यादा समझ अपने अंदर विकसित कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था और यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक यानी किताब क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प देखिए, एकमात्र साधन है। जहां भी केवल, एकमात्र, एक ही, यही, इस प्रकार के शब्द हमेशा निगेटिव सेंस में होते हैं, कभी भी आपका उत्तर होगा ही नहीं। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, एक महत्वपूर्ण साधन है। आगे विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तीसरा देखिए, महत्वपूर्ण नहीं है। तो किताब अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो किताब को खत्म कर दिया गया रहता, लेकिन किताब महत्वपूर्ण साधन है और जबकि विकल्प कह रहा है कि महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये गलत हो गया। चौथा देखिए, आखिरी संसाधन है। आखिरी कहने का मतलब कि एकमात्र के सेंस में ही आखिरी वर्ड भी आता है, तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एक महत्वपूर्ण साधन है, यानी कि किताब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किताब ही एकमात्र साधन है। ठीक है, तो किताब एक महत्वपूर्ण साधन है, पाठ्यपुस्तक जो है एक महत्वपूर्ण साधन है भाषा शिक्षण में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए, वाचन कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3, संदर्भ और स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। अब वही बात हो गई कि अगर आपसे किसी पर्टिकुलर, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या तुमने खाना खा लिया, और आप कह रहे हैं मैं दिल्ली जा रहा हूँ,
वो आपसे किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, आपने खाना खाया या नहीं, तो आपको उसी के कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना था, उसी संदर्भ में जवाब देना था। और आप क्या बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्या इसका कोई तुक बनता है? नहीं बनता। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल तभी डेवलप होगा जब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है उसी कॉन्टेक्स्ट यानी उसी संदर्भ में आप बात करेंगे और स्थिति को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है। तो देखिए, डायरी लेखन में लेखन वर्ड महत्वपूर्ण है, इसी को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है, अपने श्रवण वाचन कौशलों के आकलन में। अब लिखने की बात की गई है तो यहाँ पर श्रवण और वाचन कहाँ से आ गया? यानी कि आप लिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे आपके सुनने और बोलने के कौशल का आकलन किया जा सकता है। ये विकल्प बिल्कुल ही गलत है, उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अपने उच्चारण का आकलन करने में। देखिए, जब आप कुछ लेख लिख रहे हैं तो उससे आपका उच्चारण आकलित नहीं होगा, उच्चारण आप नहीं कर रहे हैं कि उसका आकलन किया जा सकेगा, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, अपने साथियों के अधिगम के चिंतन में। अब जब आप डायरी लिख रहे हैं तो आप ही का तो आकलन उसके आधार पर किया जाएगा, किसी दूसरे का आकलन थोड़ी संभव है उसके आधार पर। जो आप लिख रहे हैं उस पर आप ही का तो आकलन संभव है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, अपने ऑप्शन नंबर 1 अपने अधिगम पर चिंतन करने में। यानी कि आप जब डायरी लिख रहे होंगे तो आप अपने अधिगम के बारे में चिंतन कर सकते हैं, उस विषय के संदर्भ में चिंतन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव था, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। दोस्तों, अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को देखना चाहते हैं, साथ ही सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।